गुड आफ्टरनून। थार एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम औद्योगिक विकास चैप्टर नंबर 4 राजस्थान आर्थिक सर्वे का चैप्टर नंबर 4 औद्योगिक विकास को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा टॉपिक होगा राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड। राजस्थान लघु उद्योग राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड, इसको शॉर्ट फॉर्म में राजसिको भी बोलते हैं। राजसिको। अच्छा, इसके बारे में अध्ययन हमने पहले किया था, थोड़ा संक्षिप्त में इसका अध्ययन किया था क्योंकि आपने डीपली नहीं किया था। और इसका गठन कब हुआ था, उद्देश्य के बारे में हमने इस पे अध्ययन किया था। लेकिन अभी जब यहाँ पे अध्ययन करेंगे उसमें हम कुछ वर्तमान में इसकी क्या प्रासंगिकता रह जाती है, वर्तमान में ये क्या कार्य कर रहा है, वर्तमान में इसकी क्या महत्ता है और राजस्थान सरकार के द्वारा इसका राजस्थान सरकार में ये कैसा सहयोग दे रहा है हमारे क्षेत्र में औद्योगिक विकास में। सर्वप्रथम इसका गठन कब हुआ था? राजसिको का गठन 1961 जून 1961 में हुआ था। गठन जून 1961। राजसिको का गठन जून 1961 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना प्रारंभ अंत में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान कब थी ये? 1956 से 1961 के दौरान थी। अर्थात इसी के दौरान इसे राजसिको का गठन हुआ था। इसका महत्वपूर्ण तो उद्देश्य था, स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारत के अंदर कुछ कलाकार थे, हस्तशिल्पी थे, दस्तकार थे, कुछ चर्मकार थे, इस प्रकार के बहुत सारी कलाएं लोगों के अंदर विद्यमान थी, लेकिन वो असंगठित थे और उनके जो उत्पाद तैयार किए जाते थे, तो उत्पाद जो बनाते थे उनको कोई मार्केट नहीं था। वो स्थानीय स्तर पर अपने उत्पादों को बेचते थे और उनका सही मूल्य भी नहीं मिल पाता था और इस कारण वो अपने धंधों को धीरे धीरे छोड़ना प्रारंभ कर दिया था। वो एक हमारे राजस्थान या भारत की एक विरासत थी, उनको धीरे धीरे लोगों ने छोड़ना प्रारंभ कर दिया क्योंकि जितने वो मेहनत करके उनको उत्पाद तैयार करते थे उस पर जितना खर्चा आता था वो खर्चा वो पूरा नहीं कर पाते थे। इस परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए राजस्थान सरकार के द्वारा राजसिको का गठन 1961 में किया गया था। राजसिको का गठन जब देखा जाए तो उसका उद्देश्य बहुत हो जाते हैं। कुछ असंगठित कलाकार, हस्तशिल्प, दस्तकार को सहायता प्रदान करना, उद्योग कारीगरों को कुछ वित्तीय सहायता प्रदान करना, ये भी होता है उसका। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य अभी मैंने बताया, लघु उद्योग तथा उनके कारीगरों को संरक्षण प्रदान करना। लघु उद्योग तथा कारीगरों को संरक्षण प्रदान करना, इनको संगठित करना, इनके द्वारा तैयार किए गए माल का संरक्षण करना और दूसरा काम था उनके माल का विपणन करना, मतलब उत्पादों का विपणन करना। ये मुख्य रूप से इनके यही काम थे। और बाजार की मांग को देखते हुए ये वर्तमान में जो देखो, वर्तमान में क्या इसकी प्रासंगिकता, ये क्या काम कर रहा है। प्रारंभ में देखा जाए तो इनका यही काम था, राष्ट्रीय स्तर पर था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं था। इनके उत्पादों को राजसिको भारत के किसी भी कोने में इसकी मांग होती थी तो इसका प्रचार प्रसार करते थे और उनके उत्पादों को समुचित रूप से पहुंचाने का पूरा व्यवस्था करते थे। लेकिन वर्तमान में जब बदलते परिदृश्य में, बदलते वैश्विक परिदृश्य में, बढ़ती हुई तकनीकी के कारण इन लोगों का फिर कोई महत्व नहीं रह गया। तो
आजकल जो हाथ से जो कलाकार काम करते हैं उनका आउटपुट बहुत कम रहता है। तो इन आउटपुट को बढ़ाना और इनके उत्पादों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त करना, प्रचार प्रसार करना, इस प्रकार के काम भी आजकल राजसिको कर रहा है। वर्तमान में क्या कर रहा है? बाजार की मांग को देखते हुए उत्पाद में परिवर्तन करना, बाजार की मांग के अनुसार परिवर्तन करना, मांग के अनुसार उत्पाद में परिवर्तन, बाजार की मांग के अनुसार उत्पाद में परिवर्तन और नए उत्पाद बनाने के लिए विदेशों में जिस उत्पाद की आवश्यकता हो उसके लिए कुछ व्यक्तियों को तलाश करना जो इस उद्योग को, इस प्रकार के उद्योग को स्थापित कर सकता है। बाजार की मांग के अनुसार उत्पाद में परिवर्तन करना, तकनीकी व प्रबंधकीय सहायता करना, तकनीक तथा प्रबंधकीय सहायता करना। वर्तमान में देख लो, अभी हम एक कुछ राजसिकों के बारे में, वर्तमान में जो परिदृश्य है वो बहुत बदल रहा है। बदलते हुए परिदृश्य के अंदर राजसिकों के और बहुत काम हो जाते हैं। और देखो राजसिको क्या कर सकता है, बाजार के मांग के अनुसार उत्पादों में परिवर्तन भी कर सकता है और नए उत्पाद क्या चाहिए बाजार के अंदर उसका भी प्रचार प्रसार करके यहाँ पे जो मानव संसाधन है, जो नवाचार लोगों में उत्पन्न हो रहा है, उनके अनुसार कुछ नया उद्योग स्थापित करने के लिए प्रेरित कर सकता है। यदि किसी के पास वित्त नहीं है, किसी के पास तकनीकी नहीं है, किसी के पास कुछ और संसाधनों की कमी है, तो इस प्रकार के संसाधन के लिए ये दिशा निर्देश जारी कर सकता है तथा ये फिर दूसरे नए उत्पादों की जो मांग है विदेशी स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मांग है उसके बारे में यहाँ पर आके लोगों को बताना और उनसे संबंधित प्रशिक्षण देना। तो ये सब राजसिको करता है, लेकिन राजसिको के साथ साथ कुछ और संस्थाएं उनका भी काम है, उसमें इधर कर्तव्य बन जाता है। इसी के साथ देखा जाए तो अभी फिलहाल जो राजसिको का काम है वो राजस्थान के अंदर 3 शुष्क बंदरगाहों की स्थापना की है। शुष्क बंदरगाह मतलब इस क्षेत्र के अंदर जितने भी उत्पाद तैयार हुए हैं उनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मांग है उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए उनको कंटेनरों में बुक करके और ऐसे बंदरगाहों पे लेके इकट्ठा करना जहां से रोड व रेलवे के माध्यम से पोर्टों तक पहुंचाना और पोर्टों से शिप या जहाजों के माध्यम से विदेशों में पहुंचाने का काम भी आजकल राजसिको कर रहा है। राजस्थान के अंदर 3 शुष्क बंदरगाह है। कार्य राजसिको का वर्तमान का कार्य, राजसिको द्वारा वर्तमान में किया जाने वाला काम, वर्तमान में किया जाने वाले कार्य, अभी वर्तमान में क्या क्या कर रहा है, क्या क्या उपलब्धियां हैं राजसिको की। नंबर 1, शुष्क बंदरगाहों की स्थापना करना। शुष्क बंदरगाहों की स्थापना करना। शुष्क बंदरगाह, एक बंदरगाह होता है, एक शुष्क बंदरगाह होता है। बंदरगाह वो होता है जो समुद्र के किनारे बंदरगाह का निर्माण किया जाता है, जहां पर कंटेनर जो जहाज के द्वारा लाए जाते हैं और जहाज पर वापस रख करके विदेशों में जो आयात और निर्यात किया जाता है वो बंदरगाह होते हैं। शुष्क बंदरगाह मतलब राजस्थान के अंदर सूखा एरिया जहां पे लैंड पे, जमीन पे जो जिस प्रकार बंदरगाह बनाए जाते हैं, और राजस्थान के अंदर इस प्रकार के 3 बंदरगाह बनाए गए हैं। वो 3 बंदरगाह कौन कौन से हैं? एक है जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा। जयपुर, जोधपुर तथा भीलवाड़ा। देखिए, जयपुर, जोधपुर तथा भीलवाड़ा 3 बंदरगाहों का निर्माण किया गया। यहां पर क्यों किया गया? गंगानगर में क्यों नहीं किया गया? जैसलमेर में क्यों नहीं किया गया? बाड़मेर में क्यों नहीं किया? लेकिन जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा के अंदर ही इन बंदरगाहों का निर्माण क्यों किया गया? क्योंकि देखिए, DMRC, दिल्ली, मुंबई
जो दिल्ली मुंबई जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है, DMRC बनाया जा रहा है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है, वो इन क्षेत्र के आसपास से लगभग गुजरता है और इन क्षेत्रों को इससे जोड़ दिया गया है। इससे जोड़ेंगे तो इन बंदरगाहों से जो कंटेनर हैं, जो सामान या उत्पादों से भरे हुए कंटेनर हैं, उन कंटेनरों को रोड के माध्यम से और जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है उसका इस्तेमाल करते हुए जल्दी से जल्दी पोर्टों पे पहुंचाया जा सके। इसलिए ये 3 बंदरगाहों का, शुष्क बंदरगाहों का निर्माण ये राष्ट्रीय द्वारा किया गया। अच्छा, एक विदेशों या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मतलब अपने स्वदेश, अपने देश में और विदेशों में कुछ उत्पादों को जल्दी से जल्दी कम समय में पहुंचाना है। कुछ तो होते हैं ऐसे उत्पाद जो जिनकी मांग बहुत ज्यादा होती है और जल्दी से जल्दी पहुंचाते रहेंगे तो उचित मूल्य भी मिलता रहेगा। कुछ उत्पाद ऐसे होते हैं जैसे मीट है, अंडे हैं और इस प्रकार के जो खाद्य पदार्थ हैं जो जल्दी खराब हो जाते हैं, लेकिन विदेशों में उनकी मांग बहुत ज्यादा है, उनको जल्दी से जल्दी पहुंचाना है क्योंकि जहाजों के द्वारा इनको पहुंचाने जा सकता है, वो खराब हो जाएंगे। इसलिए सांगानेर एयरपोर्ट पे एक एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स की स्थापना की है। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स सांगानेर, कहां पे है? जयपुर के सांगानेर एयरपोर्ट पे एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स की स्थापना की है, जहां पे बड़े बड़े कंटेनर, वहां पे सामान को इकट्ठा किया जाता है, कंटेनरों में भरा जाता है और जो मालवाहक जहाज हैं, जो मालवाहक एरोप्लेन है, उन पे लोड किया जाता है और गंतव्य स्थान तक जल्दी से जल्दी पहुंचाने का जो व्यवस्था है वो राष्ट्रीय के द्वारा की जा रही है। इसके साथ साथ राष्ट्रीय के कुछ और भी कार्य बन जाते हैं। राष्ट्रीय के द्वारा कुछ आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि जो राष्ट्रीय के द्वारा एक तीसरा काम क्या किया जा रहा है। राजस्थान के जो शिल्पकार हैं, हस्तशिल्पकार हैं, उनके उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय के द्वारा मुंबई, दिल्ली, जयपुर और उदयपुर में राजस्थली स्थापित की गई है। राजस्थली स्थापना कहां पे है? दिल्ली में है, कलकत्ता, जयपुर तथा उदयपुर। राष्ट्रीय के द्वारा दिल्ली, कलकत्ता, जयपुर और उदयपुर में राजस्थलिका की स्थापना की गई है, जहां पे राजस्थान के जो हस्तशिल्प कलाकार हैं, जिनके द्वारा उत्पाद तैयार किए जाते हैं, उनका प्रचार प्रसार करने के लिए यहाँ 4 जगह पर इनके केंद्र स्थापित किए गए। ये भी एक राजशिल्पों का महत्वपूर्ण कार्य बन जाता है। अभी राजशिल्पों के बाद अभी राजशिल्पों को भी औद्योगिक विकास में एक साथ जोड़ेंगे, लास्ट में जोड़ेंगे राजशिल्पों, इन सबको हम एक मंच पे एक साथ अध्ययन करेंगे, जिसका एक वीडियो हम बनाएंगे। उस वीडियो में सभी को रिलेट करेंगे, आपस में को रिलेट करेंगे तो किसका क्या काम बन जाता है, सब मिलकर के इस प्रकार कैसे उद्योग को बढ़ावा मिलता है, उसका हम आगे वाले वीडियो में करेंगे। इसी के साथ आगे हम जो पढ़ रहे हैं वो राजस्थान वित्त निगम। आगे हमारा ये जो मुख्य टॉपिक है ये हो जाता है राजस्थान वित्त निगम, RFC जिसको बोलते हैं, राजस्थान फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। राजस्थान फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का गठन हुआ था 1955 में। इसका गठन हुआ था 1955 में और वर्तमान में इसका जो कार्यालय है, मुख्यालय है, वो है जयपुर में। इसका मुख्य कार्य क्या है? वित्त से संबंधित प्रावधान, मतलब राजस्थान के अंदर कोई भी उद्योग को बढ़ावा देना है, उद्योग से संबंधित कुछ समस्याएं हैं, वित्त से संबंधित कोई समस्याएं हैं, उनको वित्त उपलब्ध करवाना। अच्छा, वित्त का कोई लिमिटेशन होगा? क्या काम करवाता है? इसका काम यह है 20 करोड़ तक जो उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं, 20 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध कराने के लिए अनुशंसा कर सकता है और खुद भी ऋण उपलब्ध करवा सकता है। कार्य क्या है? राजस्थान वित्त निगम का कार्य है 20 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाना। 20 करोड़ रुपए
तक का ऋण उपलब्ध करवाना। मुख्य रूप से तो इसका यही कार्य है। राजस्थान वित्त निगम का मुख्य रूप से 20 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाना इसका मुख्य कार्य है। अब इस ऋण में क्या किया जाएगा? उद्योग, नए उद्योग लगाना, नए उद्योगों की स्थापना, नए उद्योगों की स्थापना करना तथा नवीनीकरण भी किया जा सकता है। पुराने उद्योगों का नवीनीकरण या आधुनिकीकरण, नवीनीकरण या आधुनिकीकरण, आधुनिकीकरण करना। कुछ भी उद्योग से संबंधित कोई भी उद्योग से संबंधित कोई भी वित्तीय समस्या जो आती है उसको पूरा करने के लिए वित्त निगम जो है, राजस्थान वित्त निगम है, जो 20 करोड़ तक की ऋण की अनुशंसा कर सकता है। इसी के साथ कुछ भूमि और उद्योग के लिए कुछ भूमि का व्यवस्था करनी है, वो भी इस वित्त के द्वारा की जा सकती है। इसी प्रकार जो राजस्थान वित्त निगम द्वारा कुछ एक योजनाएं चलाई जा रही है, उस योजना का नाम है युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना। क्या नाम है? युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना। मतलब एक युवा योजना आरएफसी के द्वारा कौन सी योजना चलाई जा रही है? युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना। नाम से देखो स्पष्ट होता है, नाम से भी हम इसको समझ सकते हैं क्या है। युवा, जो वर्तमान का युवा है उसमें नवाचार बहुत ज्यादा है, बहुत क्रेजी होता है युवा, और उसको उद्यमिता, उसकी जो उद्यमिता को बढ़ावा देना। एक युवा होता है, उसको उद्योग स्थापित करने के लिए उसको प्रेरित करना। इसी के साथ युवा उद्यमिता योजना की क्या विशेषता है वो हम अभी पढ़ने वाले हैं। युवा उद्यमिता जो प्रोत्साहन योजना है, इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे? ये योजना वैसे देखा जाए तो 2013-14 में उसको प्रारंभ किया गया था। इस योजना का प्रारंभ 2013-14 में किया गया था, 2013-14 वर्ष में किया गया था। इसके क्या प्रावधान थे? इसमें 1000 औद्योगिक इकाइयों को ऋण प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया था। लक्ष्य क्या था? लक्ष्य 1000 औद्योगिक इकाइयों को ऋण प्रदान करना। एक 1000 औद्योगिक इकाइयों को ऋण प्रदान करना। अच्छा, कितने रुपए तक दिया जा सकता है? ये 1.5 करोड़ तक का ऋण की स्वीकृति देता है। ये 1.5 करोड़ रुपए तक की 1.5 करोड़ रुपए तक की ऋण की अनुशंसा करता है, ऋण स्वीकृत करता है। इस प्रकार राजस्थान वित्त निगम का ये महत्वपूर्ण कार्य हो जाता है। और ये जो युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना, ये निरंतर चलने वाली योजना है। वर्तमान में भी इसका ये चल रही है। इस योजना के तहत राजस्थान के अंदर उद्योग क्षेत्र को बहुत बढ़ावा मिल रहा है। इसके बाद हमारा एक मुख्य टॉपिक हो जाता है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, आगे जो हमारा ये टॉपिक है ये दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, यहाँ राजस्थान के अंदर पढ़ने का क्या लॉजिक बन जाता है, क्यों पढ़ा जाता है? इसको उद्योग विकास के क्षेत्र में और औद्योगिक विकास का जो चैप्टर है उसके अंदर इसको क्यों पढ़ा जाता है? इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है राजस्थान के अंदर उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए। लगभग इसकी जो लंबाई है वो दिल्ली से मुंबई तक 1554 किलोमीटर लंबा है। ये 1504 किलोमीटर लंबा है। कहां से चलता है? ये दिल्ली से चल करके मुंबई के जो JNPT है, जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट है, वहां तक इसका विस्तार है। लेकिन राजस्थान के अंदर जो इसका विस्तार देखा जाए तो इस पूरे जो डिस्टेंस है 1504 किलोमीटर जो दूरी है उसका 38%, लगभग 38% राजस्थान से गुजरता है। और जब राजस्थान से ये गुजरता है तो राजस्थान को पूरा, राजस्थान के सारे जो उद्योग हैं उन उद्योगों के उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। इसलिए इस चैप्टर के अंदर DMRC को पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों?
आगे इसके क्या क्या प्रावधान है, ये क्या फायदा कर रहा है राजस्थान को, ये सब हम देखेंगे। ये जो कॉरिडोर निकलता है इसके चारों तरफ 150 किलोमीटर तक के क्षेत्र में राजस्थान में बहुत बड़ा विकास हो रहा है। वैसे हमने पहले देखा था रिको के द्वारा मेगा फूड पार्क, जापानी पार्क, शेज, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी, ये सारे के सारे लगभग अरावली पर्वत के पूर्वी साइड में स्थापित है। क्योंकि डीएमआरसी उधर से निकल रहा है और इनके द्वारा जो बनाए गए उत्पादों को जल्दी से जल्दी उपभोक्ता तक पहुंचाने में डीएमआरसी का महत्वपूर्ण योगदान है। डीएमआरसी के द्वारा राजस्थान के अंदर मुख्य रूप से 2 क्षेत्र स्थापित हुए, डीएमआरसी के कारण हुए। जो डीएमआरसी इधर से गुजरा तो इस कारण 2 मुख्य क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं। पहला क्षेत्र कौन कौन सा है? पहला यदि देखा जाए तो जैसे ही ये राजस्थान के अंदर इंटर करता है तो खुसखेड़ा भिवाड़ी नीमराना निवेश क्षेत्र है। खुसखेड़ा भिवाड़ी नीमराना निवेश क्षेत्र पहला है, खुसखेड़ा भिवाड़ी नीमराना क्षेत्र। इसलिए डीएमआरसी को हम राजस्थान के महत्व समझने का प्रयास करेंगे। डीएमआरसी को हमारे राजस्थान के प्रिपेक्शन पढ़ना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? देखिए डीएमआरसी की मैंने टोटल लेंथ बताई थी 1504 किलोमीटर है, जो दिल्ली से लेके मुंबई के जेएनपीटी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट तक है, इसका विस्तार है। ये राजस्थान से जब यहाँ से ये राजस्थान में इंटर करता है और यहाँ से जब निकलता है तो ये 38%, लगभग 38% राजस्थान के अंदर इसका हिस्सा है। तो राजस्थान के अंदर से जब ये निकल ही रहा है तो राजस्थान के जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं उन औद्योगिक क्षेत्रों को उनसे जोड़ना बहुत महत्वपूर्ण काम हो जाता है। क्योंकि रोड के माध्यम से जोड़ दो, ट्रेन रेलवे के माध्यम से जोड़ दो, इस क्षेत्र को जोड़ दो। ये जो डीएमआरसी है उसके अंदर ये डीएमआरसी जो लाइन है इसमें रेलवे और ट्रांसपोर्ट रोडवेज दोनों का प्रावधान किया गया है। रेलवे लाइन को विकसित किया जा रहा है और रोड भी विकसित किया जा रहा है। तो राजस्थान के अंदर 2 क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं। पहला है खुसखेड़ा भिवाड़ी नीमराना क्षेत्र। खुसखेड़ा भिवाड़ी नीमराना क्षेत्र, खुसखेड़ा भिवाड़ी नीमराना क्षेत्र का विषय देखा जाए तो ये इसमें 165 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है। ये 165 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को ये कवर करता है और इसके अंदर लगभग 42 गांव शामिल किए गए हैं और 42 गांव के लोगों को रोजगार का सबसे बड़ा साधन बनेगा और यहाँ पे गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी को खत्म करने में इसका महत्वपूर्ण योगदान भी रहेगा। इसके बाद यहाँ पर जो क्षेत्र स्थापित किया है इसी के साथ साथ एक यहाँ पे भी क्षेत्र हमने स्थापित राजस्थान के अंदर किया जा रहा है, वो है जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र। जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र। इस क्षेत्र को भी इससे डीएमआरसी के द्वारा जोड़ा जा रहा है ताकि इस क्षेत्र में किए जाने वाले, अब इस क्षेत्र को हम इधर से भी जोड़ देंगे। जो उदयपुर जोधपुर के अंदर बोरनाड़ा है, जोधपुर बोरनाड़ा क्या पढ़ा था हमने? बोरनाड़ा हमने पढ़ा था मेगा फूड पार्क। जो मेगा फूड पार्क है इसको भी इससे जोड़ देंगे तो मेगा फूड पार्क के अंदर और टिहरी जोधपुर को भी जोड़ देंगे ताकि इधर से फिर जो भी उत्पाद है वो रोडवेज के माध्यम से, रोड के माध्यम से यहाँ तक पहुंचाए जाएंगे और यहाँ से जो ट्रेन के माध्यम से या फिर अन्य रोडवेज के माध्यम से यदि जेएनपीटी तक पहुंचाना है तो आसान काम हो जाएगा। बोरनाड़ा को जोड़ देंगे और उसके साथ फिर एक गंगानगर से इसको जोड़ देंगे। गंगानगर में भी है एक मेगा फूड पार्क, उसको भी जोड़ देंगे। कोटा इधर है, इसको भी जोड़ देंगे। आपस में इन सभी को जोड़ देंगे। जितने भी मेगा फूड पार्क है, जापानी सेज तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जापानी सेज का क्षेत्र यही है, जापानी सेज का क्षेत्र यही है। नीमराणा गिलोट, अलवर जिले के नीमराणा गिलोट में तो जापानी सेज या जापानी पार्क स्थापित किए गए रिको के द्वारा। तो वहां पे जो अभी जापान की कंपनियां आगे निवेश कर रही है उनके द्वारा तैयार उत्पादों को इसके माध्यम से डीएमआरसी के माध्यम से आराम से पहुंचाया जा सकता है। हमारे देश में भी पहुंचाया, एक कोने तक पहुंचाया जा सकता है और इसी के साथ साथ जेएनपीटी पे भेजो और वहां से फिर विदेशों में जहाँ पे उनकी मांग होती है आराम से पहुंचा दिया जाएगा। इस प्रकार
इस प्रकार रिको के द्वारा 4 तरह का जो क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं उनको भी हम डीएमआरसी से जोड़ देंगे। इसीलिए डीएमआरसी का यहाँ पे अध्ययन करना महत्वपूर्ण हो जाता है। रिको के द्वारा 2 और कौन से हैं? एक तो हमने बोला मेगा फूड पार्क, दूसरा बोला जापानी क्षेत्र या जापानी पार्क, तीसरा विशेष आर्थिक क्षेत्र या शेज के नाम से जो जयपुर में है जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए, एक महिंद्रा वर्ल्ड सिटी है। महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जो सीतापुरा में है जयपुर के, वहां पे उसको भी इससे जोड़ देंगे। वहां पे भी उत्पाद अभी जो एक योजना और लागू की है, एक जिला एक उत्पाद। अब एक जिला एक उत्पाद, यदि किसी भी जिले का, जैसे बीकानेर भुजिया बीकानेर का है, तो बीकानेर भुजिया को और गति प्रदान करना, आयात निर्यात करने के लिए और गति प्रदान करने में डीएमआरसी का महत्वपूर्ण योगदान होगा। इसी प्रकार कोटा डोरिया जो प्रत्येक जिला, वैसे तो सभी जिलों के लिए एक एक उत्पाद निर्धारित किए गए, उन उत्पादों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जल्दी से जल्दी पहुंचाने में डीएमआरसी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा। इसी के साथ ये क्लास हम आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, क्योंकि हमारा थोड़ा ये क्लास लंबा हो जाएगा और अगला जो वीडियो बनेगा वो हमारा बनेगा खादी एवं ग्रामोद्योग। खादी का क्या महत्वपूर्ण योगदान है राजस्थान के औद्योगिक विकास में, और इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और यहीं पर हम स्टॉप करते हैं। जय भारत।